नमस्कार, यूसीएन के इस अति विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। भगवान के दरबार में एक बार एक लंबी कतार लगी थी और उस कतार में कई सारे फेमस एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, विलन्स, कॉमेडियंस, डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, न जाने कितने लोग खड़े थे और उनमें एक शरीफ, निहायती शरीफ और सिंपल सा बंदा खड़ा था। जब उनकी बारी आई टैलेंट लेने की तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम तो मेरे सबसे अजीज़ हो ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हर दिल अजीज़ बनो और मैं आपको एक ऐसा टैलेंट दूंगा कि आप सदियों तक एक महान गायक कहलाओगे। गेस करने की ज़रूरत नहीं, आपने पहचाना सही, वो है दी वन एंड ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब। उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर आज हम एक खुशकिस्मत मानेंगे अपने आप को, क्योंकि उनकी सबसे लाडली बेटी यास्मीन रफ़ी साहिबा और रफ़ी साहब के दामाद श्री परवेज़ रफ़ी साहब आज यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम ज़रा दिल खोल के बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। नमस्कार सर। लेडीज़ फर्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूँ। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करते हैं और यूसीएन चैनल का। शर्मा जी, आप हमेशा रफ़ी साहब को याद करते हैं और आपने इतने अच्छे अल्फाज उनके बारे में बोले इस वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। मैडम, रफ़ी साहब की बेटी कहलाना क्या मायने रखता है, क्या होता है वो? अलग ही फीलिंग है। वी आर प्राउड टू बी हिज चिल्ड्रन, हिज डॉटर। आई रियली फील प्राउड। जी वही अलग ही फीलिंग, मतलब क्या बताएं, वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए उससे। सर 44 साल हो गए आज उनकी डेथ को, लेकिन फिर भी वो फेड नहीं हुए हैं, जबकि आजकल के सिंगर्स आ जाते हैं और कल फेड हो जाते हैं। तो क्या वजह क्या आई? शर्मा जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि 44 साल लगता ही नहीं कि हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आज भी हमारे साथ हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनका यही बड़प्पन, उनकी सादगी और उनकी मिठास, जो उनका लोगों के साथ एटीट्यूड था, सबसे हंसी खुशी मिलना, किसी की न बुराई न किसी का कोई ऐसी चीज़ें बातें करना जो किसी को बुरी लगें। उनका एक ही मोटो था और एक ही फोकस था, गाना, और उससे ज़रिए उन्होंने सबके लिए खुशियाँ बिखेरनी चाहिए और सब ने उनको इतना प्यार दिया है जिसकी वजह से ये 44 साल गुजर गए। और इस वक्त रफ़ी साहब का जो सेंटेनरी ईयर चल रहा है, 24 दिसंबर 1924 में पैदा हुए थे और 100 साल हो जाएंगे पूरे उनके पैदाइश को। बस इसी तरह से आप लोग, जिस तरह से आप लोगों ने याद रखा है, जिस तरह से उनके चाहने वाले उनको याद रखते हैं, तो ये 44 साल कहाँ गुजर गए। और इसी तरह से बस यही है कि हमेशा रफ़ी साहब को चाहने वाले ही उनको अमर बना के रखे हुए हैं। 100 साल अभी गुजरे, लेकिन न जाने और कितने 100 साल गुजरेंगे, लेकिन फिर भी द नंबर 1 सिंगर ही कहलाएंगे इस धरती के। जैसे मनमोहन देसाई ने कहा था उनके बारे में कि ही इज़ गॉड्स वॉइस, और गॉड्स वॉइस कभी फेड नहीं हो सकता। यस, यू आर राइट। आपको एक छोटी सी 2 लाइन की एक बात बताते हैं। रफ़ी साहब की एक फ़ैन है, म्यूज़िक लवर हैं, वो म्यूज़िक सीखती हैं। वो घर पे तशरीफ़ लाई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एक कमेंट किया कि आई केम हियर टू फील क्लोज़र टू रफ़ी साहब, बट आफ्टर कमिंग हियर आई फील क्लोज़र टू गॉड। जैसा आपने कहा कि वो वॉइस ऑफ, मतलब गॉड, जो भी आप कह लें, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ हर दिल अजीज़ है, सबके दिलों पे छाई हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैडम, आप लोग फ़ॉरेन में, इंग्लैंड में वगैरह आपका स्टडीज़ वगैरह हुआ वहाँ पर, तो बर्मिंघम में एक स्टैचू बनाया है, तसव्वुर बशीर नाम के व्यक्ति ने। सुना है कि वहाँ पे स्टैचू बन रहा है। स्टैचू बनाया, वो सेंटहुड के लिए ट्राई कर रहे वो लोग। ऐसा कहते हैं कि वो, मतलब ही डिज़र्व्स टू बी लाइक अ सेंट, बट दैट इज़ ऑल गॉड्स विश। सबसे बड़ा तो ऊपर वाला है जी, और बाकी तो सब इंसान हैं जी। और इंसान जब कोई अच्छे काम करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि वो एक अवतार पुरुष हैं, उसको ही सेंटहुड कहते हैं। लेकिन वो अपने आप को कभी, अगर उनसे किसी ने पूछा भी, अक्सर एक फॉर्मेलिटी जैसा होती है कि रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, रिकॉर्डिंग अच्छी हुई, तो लोग आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, रफ़ी साहब आपने क्या गाना गाया, बहुत अच्छा। तो कभी उन्होंने अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं की, हमेशा बस
धीरे से उंगली ऊपर वाले की तरफ उठा के बता दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया। हम्म, इफ़ यू कॉल दैट सेंटहुड, हाँ, तो उसकी देन है बस। सही कहा। द मोस्ट नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल व्यक्ति है फिल्म इंडस्ट्री के आज तक, बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा कि सबसे प्रेम भाव से मिलना, जी। सबसे अच्छे संबंध बनाए रखना। जी, वो तो उनके नेचर में ही था। मतलब अगर आप देखा जाए तो हम सबकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी बनी हुई है। हम्म, तो नेचर ने, कुदरत ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको ऐसा बना के भेजा कि वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं हुए, या कुदरती तौर पे उनको इस तरह का एक नेचर दिया कि बस सबको खुश रखो और ख़ुद भी खुश रहो। जी। यही उनका एक मोटो रहा। मैडम, आप उनके करीब रही हो, तो इतने सारे सालों में आपने उनके नेचर के बारे में क्या जाना? जैसे मैंने बताया अभी, वो नेचर उनका वेरी क्वाइट पर्सन, हाँ। सॉफ्ट स्पोकन, एकदम हम्म, यही था। बहुत ज़्यादा बात नहीं, Egoless. मतलब धीमे बोलते थे कि वी हैव टू हियर, गो क्लोज टू हिम एंड हियर व्हाट माय फादर वाज सेइंग। हाँ जी। एकदम साइलेंट नेचर था जी। उनका। आपने क्या ऑब्जर्व किया सर? सब हम तो ऑब्ज़र्व उनको मतलब कर ही नहीं सकते। जब भी उनसे मुलाकात हुई, जब भी उनको देखा, तो दो ही एक किसी का शेर जहन में आता था। वो मुखातिब भी हैं, करीब भी हैं, उनको देखें कि उनसे बात करें। जब भी आमना सामना हुआ तो बस उनको मतलब कुछ ख्याल आते ही नहीं थे, खाली उनको देखते रहिए, और जब वो सामने नहीं है तो उनकी आवाज़ सुनते रहिए। बस यही एक आपने- खुशकिस्मती है। आपने शेर कहा तो उस पर से एक शेर याद आया इरशाद। उनके बारे में कि न जाने कौन सी दौलत लिए फिरते हो आप आपकी ज़ुबान पर, गाते हो तो दिल ही खरीद लेते हो। वाह। ये रफ़ी साहब के लिए एकदम फिट बैठता है। जी बिल्कुल, एकदम। जी सर, एक रेंज ऑफ सॉन्ग्स गाए उन्होंने, जी यानी जॉनर्स जिसको बोलेंगे हम। जी, जी। कभी क्लासिकल, कभी गज़ल, कभी सैड सॉन्ग्स, कभी रोमांटिक सॉन्ग्स, All कभी the type of कव्वाली, song, yes. कभी भजन, और हर जगह उनका एक ही रहा कि द टॉप परफॉर्मेंस रहा उनका। यस। तो क्या वजह क्या हो सकती है? शर्मा जी, उसकी हम तो वजह डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि ये कुदरती है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने अपने काम को काम समझा और ईमानदारी से निभाया। और एक बार किसी ने उनसे पूछा, रफ़ी साहब आपके उस्ताद कौन हैं? तो एक दो नाम उन्होंने बताए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे उस्ताद हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जैसा वो बताते हैं वैसा गाने की कोशिश करता हूँ। तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर का हुनर होता है कि वो किस जॉनर का गाना बना रहा है और किस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उस म्यूज़िक डायरेक्टर को सिंगर से क्या चाहिए। तो रफ़ी साहब उसी हिसाब से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि म्यूज़िक डायरेक्टर के एक्सपेक्टेशन पे वो गाने को रेंडर कर सकें। जी, ये तो उनकी विनम्रता है, जी। जबकि टैलेंट असल में उनके पास है, उनके कारण म्यूज़िक डायरेक्टर्स फेमस हुए, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल। सबका अपना अपना काम है। ये रफ़ी साहब ने उन गानों में जान डाल दी, इनमें रूह फूंक दी। ये बात ज़रूरी है कि म्यूज़िक डायरेक्टर अपने टैलेंट के, अपने हुनर के मालिक हैं। और रफ़ी साहब जिस तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर चाहते थे, जो उनमें गानों में फीलिंग आना चाहिए थी, जो लिरिक्स को किस तरह से बयान किया जाए कि उसके सही अल्फाजों के मानी सामने आए, रफ़ी साहब ने वही किया। उनके रियाज के बारे में कुछ बताइए सर, क्योंकि आजकल के सिंगर्स जो देखते हैं हम लोग, लंदन से बैठ कर रिकॉर्डिंग करके 2 गाने भेज दो, साउंड भेज दो, लाइन भेज देते हैं, बाकी इधर मिक्सिंग एडिटिंग हो जाता है। लेकिन उनके टाइम पे रियाज कुछ अलग ही था। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। आसान तो नहीं हम कह सकते हैं कि एडवांस हो गई हैं, लेकिन उस दौर में जिसको आज हम गोल्डन ईरा कहते हैं, सचमुच एक बड़ा ही मेहनत का काम था। रियाज उनका ऐसा था कि रियाज के बगैर तो आप जानते हैं कि आवाज़ में और निखार आता है, गायकी में एक मिठास आती है। तो रियाज शुरू में तो उनका रियाज सुबह सुबह उठ जाना और उसके बाद रियाज करना उनका डेली यही रूटीन था। लेकिन जब काम ज़्यादा हुआ तो उनका रियाज कभी कभी तो दिन में 1-2 गाने के अलावा 3-4 गाने भी हुआ करते थे। अच्छा। तो जो गाने की रिकॉर्डिंग, जिस गाने की रिकॉर्डिंग होनी है, म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उन गानों की ही रियाज होती थी।
ज़्यादातर। अच्छा जी। जी। और यहाँ पे एक बात हम आपको और बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहेंगे कि रफ़ी साहब जब इस दुनिया से रुखसत हुए, उस सुबह रियाज ही कर रहे थे। रियाज इन द सेंस द म्यूज़िक डायरेक्टर आए थे, उनके साथ वो हाँ कलकत्ता से कोई न्यू जी म्यूजिक हाँ, डायरेक्टर आए थे। एक बंगाली भजन का जी। रिहर्सल थी। हाँ। रिहर्सल के दौरान उनको कुछ तकलीफ़ हुई, लेकिन उन्हें जाहिर नहीं किया। थोड़ी देर के लिए उनके घर में ही उनका जो रिहर्सल रूम था, वार्ड रूम था, उसमें ही थे। रूम से बाहर निकले, कुछ पानी वानी पिया, दवा कुछ खाई, उसके बाद वापस रिहर्सल करने चले गए। जब रिहर्सल कंप्लीट हो गई, म्यूज़िक डायरेक्टर सेटिस्फाइड हो गए, कहा कि अब हम लोग इसका टेक करेंगे, उसकी डेट की फाइनलाइज कर लेंगे, और वो चले गए। फिर उनकी वाइफ ने नोटिस किया कि इनकी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो नज़दीक ही एक फैमिली डॉक्टर थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा अरे ये तो कुछ सीरियस है। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया, जिन्होंने बताया कि इनको ये तो हार्ट अटैक है। अरे। फिर डॉक्टर साहब ने खुद पूछा कि आपको इतनी तकलीफ़ थी, फिर आपने ये रिहर्सल कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्यों किया कंटिन्यू? उनका बहुत मासूमियत से जवाब था कि कोई मेरा वक्त लेके आया है, उसको मैं कैसे कहता कि बाद में आओ या फिर कभी आओ। यही ग्रेटनेस है सर, यही ग्रेटनेस है उनकी। मतलब खुद के लिए नहीं जी रहे, दूसरों के लिए जी रहे। दूसरा, हाँ बिल्कुल सही बोले आप जी। तो शर्मा जी, यही सब बातें जैसे आपने बताया कि इंसान को ग्रेट कैसे बनाता है, वो खुद अपने अंदर से उनकी जो फीलिंग थी, उसने ही उनको इस मुकाम पे पहुंचाया। और दूसरी ग्रेटनेस की उनकी वजह, जैसे आपने पूछा था कि उन्होंने कभी किसी को छोटे बड़े का फ़र्क नहीं समझा। एक बिल्कुल नया म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसके लिए भी उतनी लगन से काम किया, और एक जो बहुत स्टैब्लिश्ड जी टॉप पे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, माहिर हैं, उन सब के लिए भी उसी लगन से उन्होंने काम किया। जी, ये तो है। और इवन म्यूजिशियंस के साथ भी वो बैठ के खाना खा लेते थे और इक्वल ट्रीट करते थे उनको। हाँ बताइए, वो जब जाते थे टूर्स पे तो हाँ, टूर्स पे जब जाते थे तो सबको एक जैसा, मैं जिस होटल में रहते थे उसी होटल में अपने म्यूजिशियंस को भी रुका था। अच्छा। और उनके जो सेक्रेटरी हमारे मामा जी थे उधर, उनको बार बार बोलते जाके सब कुछ चेक करो, एवरीबडी इज़ ओके, एवरीबडी इज़ ऑल राइट, कंफर्टेबल है। ये बात मतलब सबका ख्याल रखते जी, सबका ख्याल रखते थे। आपकी सिस्टर नाजरीन जी जो है, उनको स्लिप डिस्क हो गया था जी। और उसी दिन उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि मेरी दुआएं रहेंगी आपके साथ। उसके बारे में बताइए। आप भी थे शायद वहाँ पे? हम भी वहीं पे थे। हाँ, वो मतलब अपने घर से मेरे फादर उनको घर पे लेकर आए थे कि यहाँ पे रेस्ट करो। ओके। उनका सब ट्रीटमेंट वगैरह सब कर रहे थे, रोज़ लेके देखने आते, तो अपने मतलब मेरे डैडी के साथ घर पे आए थे रहने के लिए। तो शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर, टू सी हर। रोज़ रिकॉर्डिंग्स आते तो जाके पूछना करना उससे, तो वही वही मंथ में उनका वो हो गया था। बट वी ऑल वर टुगेदर दैट टाइम। एक फैमिली मैन थे सर वो, मतलब एब्सोल्युटली। हाँ, वर्क टू होम, होम टू वर्क, इसके सिवा उनका कहीं एब्सोल्युटली सोशल लाइफ नहीं था। आपको शर्मा जी बताएं कि हाँ बिल्कुल, हाँ। वो अगर सोशल लाइफ ऐसी थी कि अगर कहीं जो उनके जो जिनके साथ काम करते थे या ऐसे लोग जिनका किसी की बच्ची का या किसी बच्चे की वेडिंग का इनविटेशन आया, तो जैसे जाते थे, एक दरवाजे से जाते थे, आशीर्वाद दे के दूसरे दरवाजे से चले आते थे। हाँ, मतलब 5 मिनट भी नहीं रुकते थे। वहाँ रुकते बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनको बस उनका एक वही था कि अपना घर में जाओ जल्दी, जितना वक्त मिल सके उतना बच्चों के साथ गुजारो। इतने महान गायक और इतने सिंपल नेचर। आजकल के जो सिंगर्स हैं उनका एटीट्यूड वगैरह देखो तो ऐसा लगता है कहाँ ये और कहाँ वो। सिंपल तो इस कदर थे हाँ। कि घर पे आते थे तो उनका एक यही था कि बस जैसे उनका लिबास होता था, उनका कुर्ता, उनकी लुंगी, वही पहन के आराम से एकदम रिलैक्स रहते थे। और कोई उनको ऐसा ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ आराम उनको मैसर थे। लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपना बेडरूम में ही जाके सो जाऊँ। घर पे आए, फर्श पे ही सो गए। उनका एक छोटा रेडियो था,
हर वक्त तो उनके जब भी घर में होते थे उनके पास रहता था, उसमें ही सुनते रहते थे वो। मतलब वो सिंप्लिसिटी जो थी, सिंप्लिसिटी बहुत थी। जी जी। मैडम, सुना है कि आप लोग कभी कोई फिल्म देखने नहीं जाते थे, और अगर जाते भी थे तो शायद 5-10 मिनट लेट जाते थे और 5-10 मिनट पहले निकल जाते थे। Correct. क्या वजह क्या है? तो क्राउड जमा हो जाते थे ना, हाँ। इसीलिए डैडी के साथ जाते थे तो हम लोग शुरू के मिस करते थे और लास्ट में मिस करते थे, बीच में निकल जाते थे। तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आता था कि नहीं गुस्सा है। हाँ। नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी थी, दोबारा जाके देख सकते थे। अच्छा। रिपीट। ये भी सुना है कि आप लता मंगेशकर से मिले तक नहीं, बिल्कुल अपने कर नहीं मिले। बहुत लेट मिले होंगे आप फिर। बहुत लेट आए, एक बार वो कुछ मिलेनियम जी हाँ, उनका कुछ उसमें कोई एक फंक्शन था उन्हीं का, जी तब मिले थे। हम लोग ने तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखा है। अच्छा, वही कह रहा जी हूँ। हाँ। आपने देखा है सर? हमने भी रिकॉर्डिंग तो नहीं देखी है, क्योंकि बेटियों ने तो बिल्कुल ही नहीं देखी, कभी कंपनी नहीं किया उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो को। बेटों ने शायद एक आध बार देखी होगी ज़रूर, लेकिन घर से और जैसे आपने फरमाया, मतलब एक उनकी एक पर्सनैलिटी जो थी प्रोफेशनल वो अलग थी, और एक जो घरेलू इंसान थे वो अलग थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ तस्वीरें देखते हैं मैगज़ीन में या किसी ने दिखाई, अरे तो ये बोलते हैं ये डैडी की तस्वीर कब हुई, मालूम पड़ा वो कहीं बाहर की थी जिसका घर वालों को पता भी नहीं था। इस तरह से कई इंसिडेंट्स हैं। इतने सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मेरे ख्याल से तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो है जी राइट फ्रॉम हुसन लाल बगतरा में, उनसे भी पहले जी वहाँ से लेकर जो लेटेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए, जी। तो इनमें सबसे फेवरेट या किसके साथ अच्छा जेल होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता कि किसके साथ जेल होते थे, उनका काम ही उनका ईमान था। जैसे तो कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वो बिगिनर हो या लेजेंड हो, सबके साथ उन्होंने वही इंसाफ किया जो करते थे। और कुछ ऐसा नहीं था कि किसी ने उन्होंने किसी को डिफ्रेंशिएट किया हो। हाँ, ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे श्याम सुंदर साहब जी। उन्होंने सबसे पहला ब्रेक उनको दिया था। एक पिक्चर बनी थी हिंदी में, गांव की गोरी, गाँव की 1945। जी, उन्होंने पहला ब्रेक दिया था। और पंजाबी फिल्म में भी पहला ब्रेक उन्होंने ही दिया था, गुल बलोच। गुल बलोच। आपकी तो याद है बहुत। तो उनके एक अहमियत है बहुत ज़्यादा श्याम सुंदर साहब की। और वैसे और भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स जितने भी हैं, सबके साथ उन्होंने अच्छा काम किया। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए सबसे ज़्यादा गाने गाए, 388 गाने गाए, 388 गाने छः। सोलो, ये ड्यूट। ओपी नैयर के साथ, नैयर साहब के साथ जितना काम किया वो तो मतलब बेमिसाल है। और फिर एक फैमिली जैसा नौशाद साहब का जिक्र हम ज़रूर यहाँ करना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं भूल सकते उनको भूल नहीं सकते, बिल्कुल। मदन मोहन साहब, नौशाद साहब के साथ तो ऐसा था, एक छोटा सा किस्सा आपको यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी इज़्ज़त थी नौशाद साहब के लिए, और नौशाद साहब भी रफ़ी साहब को वैसे ही चाहते थे। जब हम लोग की शादी हो रही थी, उसके इनविटेशन बन गए, कार्ड छप गए, तो रफ़ी साहब खुद इनके मामू जो ज़हीर साहब थे, जो उनके मैनेजर भी थे, नौशाद साहब के घर गए वो इनविटेशन देने के लिए। उन्होंने पढ़ा इनविटेशन, तो बोले देखिए रफ़ी साहब, बेटी पली बड़ी, सब कुछ घर में, तो ये रुखसती होटल से क्यों? होटल का नाम था उसमें कि मतलब आफ्टर रिसेप्शन, वहाँ से रुखसती क्यों? हाँ। तो रफ़ी साहब ने कुछ नहीं कहा, ज़हीर साहब को बोला ये सारे अरेंजमेंट चेंज कर दो, जैसा नौशाद साहब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, उसी हिसाब से कर दो। तो ये था ग्रेट। और नौशाद साहब ने एक बहुत अच्छा शेर उनके लिए, मतलब जहन में तो गूंजता रहता है। एक शेर नौशाद साहब का है जो रफ़ी साहब ने के लिए कहा था उन्होंने, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में गरीबों के भी तेरी आवाज़ है। ये ऐसा था, मतलब जैसे आपका क्वेश्चन था कि वो हर इंसान उनके लिए बराबर था, चाहे वो महलों का शहंशाह हो या झोपड़े में रहने वाला एक अन्ना इंसान। हर दिल अजीज़ थे वो। जी जी। ओपी नैयर साहब के साथ उन्होंने, आपने जैसे कहा, बहुत सारे गाने गाए जी, बहुत और बहुत हिट्स दिए उन्होंने, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बार
शंकर जंक्शन के पास से रिकॉर्डिंग करके आ रहे थे और यहाँ आने में ज़रा देरी हो गई जी तो ओपिनियर साहब ज़रा नाराज़ हो गए जी। थे, तो वो किस्सा क्या है? लेकिन इतने महान गायक से नाराज़ होना ये भी कुछ अजीब सा लगता है। नहीं, नैयर साहब भी अपने उसूलों के बहुत ही पक्के इंसान थे, बहुत ही मतलब टैलेंट तो उनका था ही, लेकिन एक डिसिप्लिन भी इनका था। लेकिन आप जैसे जानते हैं मुंबई में उस समय बॉम्बे कुछ ना कुछ, रफ़ी साहब का तो ये एक बड़ा उनकी रेपुटेशन थी कि जहाँ भी वो जाते थे तो लोग अपनी घड़ियाँ मिला लेते थे कि वह रफ़ी साहब आ गए, मतलब ये वक्त हो गया। लेकिन वो इत्तेफाक की बात ऐसी कि अगर रिकॉर्डिंग वक्त पे नहीं ख़त्म हो पाई और वो नैयर साहब की रिकॉर्डिंग में थोड़ा देर हो गए, तो वो भी एक इत्तेफाक था। लेकिन फिर बाद में सुलह कैसे हुआ सर? सुलह तो ऐसा सुनने में आया कि जब रफ़ी साहब का हर त्यौहार में, ईद बकरीद में सिवैयाँ भेजना सब कुछ होता था। अच्छा। तो उन्होंने भेजी नहीं रफ़ी साहब ने, बल्कि ख़ुद गए और जाके मतलब इतना इमोशनल हो गए दोनों कि बस सुलह और जंग की तो बात ही नहीं थी, खाली बस एक कह सकते हैं कि एक अनहैप्पी इंसिडेंस हो गया था, बस यही कहा जा सकता है। जी। उसी प्रकार रॉयल्टी को लेकर एक बड़ा इशू हो गया था जी। वो किस्सा क्या है, आप दोनों में से कोई बता सकता है? रॉयल्टी का किस्सा मतलब क्या यहाँ पे बयान करें। रफ़ी साहब का कहना ये था कि जो अगर हमको फीस मिल गई हमारे गाने की तो उसके आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि देखिए, जैसे अगर जिसने भी गाना बनाया, जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी जिसके नाम पे वो गाना है, उस अगर वो गाना हिट हुआ तो फ़ायदा उसका, अगर गाना हिट नहीं हुआ तो उसका नुकसान। तो जितना हमको मिल गया, जो हमारी फ़ीस है वो ख़त्म हो गई बात हमारी, तो उनके नुकसान और नफ़े में तो हमारा कोई हक़ नहीं है। उनका सबसे फेवरेट गाना कौन सा था? इतने हज़ारों गाने गाए। वो भी पिकअप करना ज़रूर। हाँ, इतने हज़ारों गानों में से एक पिकअप करना उनके लिए भी मुश्किल था कि कौन सा गाना अच्छा है। सभी गाने हिट थे, सभी गाने अच्छे हैं। फिर भी द मोस्ट लव्ड वन कौन सा था? एक बार हमको याद है उनके इंटरव्यू में, बहुत कभी कदार ही इन्होंने इंटरव्यू दिया, किसी ने यही कुछ सवाल पूछा था कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है। तो सारे गानों को ही उन्होंने अच्छा बताया कि सब गाने अच्छे हैं, लेकिन दुलारी फिल्म का एक गाना नौशाद साहब का कंपोज किया हुआ, सुहानी रात ढल चुकी, हाँ, ना जाने तुम कब आओगे, बोले वो बहुत स्वीट लगता है। इतना ही कहा था उन्होंने, मतलब ये नहीं कहा कि हमारा फेवरेट है या नहीं है, या दूसरे गाने उससे कम है या ज़्यादा है, ऐसा। एक गाना है बाबुल की दुआएं लेती जा। तो ये जो गाना है, सुना है कि उस समय आप में से किसी की शादी हुई थी, सबसे एल्डर सिस्टर की, और उस इमोशन में उन्होंने गाया कि बहुत सुंदर रिकॉर्ड भी हुआ है। वो किस्सा क्या है? भाई, मैं बहन की हमारी शादी हुई थी 2 दिन पहले, तो उसी से वो गाना रिकॉर्डिंग था 2-3 दिन के बाद, आई थिंक सो। तो इमोशनल लगा था कि वही सीन 2 दिन पहले ही उन्होंने देखा था ना, बेटी का विदा करना, सब वो इमोशनल है, वो रियल पार्ट है वो जो गाने में है, ओरिजिनल, मतलब रियली इमोशनली बस। एज अ फादर वो किस किस्म के व्यक्ति थे, मेरे आप बता सको? द बेस्ट फादर, आई शुड से। ही वाज द बेस्ट सिंगर, बेस्ट person, father, yes, and very humble person he was. A good husband also. Yes, of course he was. On whole, he was very good, the best. Yes, and we also say that he is the best even now. Yes, there's no controversy on that, because he was actually the best and he is still considered to be the best. He is the best and he will be the best. एक नए प्रोडिजी आए, मतलब जो सिंगर्स आए उनकी आवाज़ को इमिटेट करने वाले, शब्बीर कुमार साहब है, अनवर है, जावेद अली है, या मोहम्मद अजीज़ है जी। इनके बारे में उनका क्या कहना था, मतलब जो उनको अपना आइडल बना चुके थे? देखिए, उस वक्त रफ़ी साहब के ज़माने में ये लोग थे, अनवर साहब थे, और बाकी आपने जो नाम लिए हैं वो तो उनके टाइम पे नहीं थे। तो किसी के बारे में रफ़ी साहब की ऐसी कोई राय होने का कोई वही नहीं था कि वो उन्होंने सुना हो इन सब सिंगर्स को या अपनी राय दे सके। तो उस वक्त तो
कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था ऐसा कि वो इन लोग कॉन्टैक्ट में हों रफ़ी साहब के, या रफ़ी साहब ने इन लोग को सुना हो। लेकिन ये सब जितने भी हैं रफ़ी साहब की बहुत इज़्ज़त करते हैं, अपनी अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, अच्छे गाने गाते हैं। और बस हम यही दुआ करते हैं कि सब कामयाब रहें, रफ़ी साहब को याद करते रहें, और जितनी इज़्ज़त वो करते हैं रफ़ी साहब की अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी और पर्सनली भी, वो एक काबिल तारीफ़ बात है। जी। शब्बीर कुमार साहब की जो घड़ी है वो जी। उनकी कब्र में बाय चांस गिर गया था, ऐसा कुछ उनका जी, ऐसा सुना था हमने हाँ। कि उनका घड़ी, चश्मा या पेन कुछ गिर गया था कब्र के अंदर। बस उसके बारे में तो ज़्यादा जी। आर डी बर्मन के साथ एक कुछ किस्सा हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि आप मेरी वॉइस का रेंज मिला सकते हो क्या, और जैसे आपने कहा कि रफ़ी साहब ने कहा वो देख लेंगे उसको और उन्होंने जो गाना गाया वो रेंज यम्मा यम्मा जो गाना जी, गाया, जी। उसके बाद आर डी बर्मन साहब ने उनके पैर छू लिए बिल्कुल। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो यम्मा यम्मा एक बहुत ही, वैसे आप जैसे पता है हाई नोट का गाना था और रफ़ी साहब ने फुल जस्टिस किया उस गाने के साथ। तो जाहिर तौर की बात है कि मतलब आर डी बर्मन साहब ज़रूर खुश हुए होंगे। उसके रफ़ी साहब के साथ आर डी बर्मन साहब की भी आवाज़ उस गाने में है। जी जी। हाँ। तो और आर डी बर्मन साहब के लिए उन्होंने काफ़ी गाने गाए जो बहुत हिट हुए। जी। तो लता मंगेशकर का ये, आशा भोसले का ये, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, मुकेश, जी। ये सब मानते हैं कि उनके पास जो रेंज ऑफ वॉइस है जी, वो उसकी बराबरी नहीं कर पाते। मतलब ये सिंगर्स ने खुद ने कबूल की इस बात को। ये तो उनका बड़प्पन है अगर वैसा सोचते हैं, लेकिन सारे सिंगर्स जो उनके कंटेम्प्रेरी सिंगर्स थे सब अपनी अपनी जगह पे A1 थे। तो इसीलिए उन लोग की जोड़ियाँ बनती थी। जी। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे मैडम और हमारे दर्शकों के लिए? पर्सनली अगर देखा जाए उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बहुत सीधे सज्जन इंसान, किसी से कोई बैर नहीं, और घर पे आना काम के बाद बस घर का जो एक इनका बंगला जो था इनका, उसमें एक साइड में गार्डन भी था, तो उसमें बैठते थे शाम को अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। और बच्चे अगर जाते थे तो मम्मी बोलती थी, क्योंकि वो शाम का टाइम या जिस वक्त भी वो बैठे होते थे रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, उनका एक ऐसा लगता था कि वो मेडिटेट कर रहे हैं या कुछ, मतलब एकदम खामोश कुछ ना कुछ गुनगुनाया करते थे या सोचा करते थे आंख बंद करके। संत आदमी बिल्कुल वैसे ही। तो बच्चों से कभी मतलब इनकी मम्मी, बच्चे जो है अगर इनको कुछ चाहिए होगा तो डैडी को नहीं बोलेंगे, अब्बा को नहीं बोलेंगे जाके कि हमको ये चाहिए। वो सोर्स था इनकी मम्मी, अभी कुछ स्पेशल कुछ कपड़ा चाहिए या कुछ चाहिए तो ये बोलेंगे डैडी को बोलिए ना, वो आके बोलती देखिए अच्छा दे दो। सुना ये भी है सर कि वो जेब में हाथ डालते थे, जितने पैसे आगे वो दे देते थे। कभी तो कभी गिन के हिसाब किताब नहीं किया? हिसाब किताब नहीं, बिल्कुल नहीं कभी। मतलब वो बोलते थे कि हम तो जरिया हैं, देने वाला तो ऊपर वाला है, हम क्या कर सकते हैं। जी। और मतलब ये भी हमने तो खुद ऑब्ज़र्व किया है कि शाम को या जब भी उनको वक्त होता था जब वो गाड़ी में बैठते थे, तो गाड़ी में जाते टाइम उनका गाड़ी में एक छोटा सा मनी बॉक्स था जिसमें वो पैसे रखते थे। सिग्नल पे गाड़ी रुकी या कुछ हुआ तो बच्चे आ गए सब, और हमेशा आगे बैठते थे वो ड्राइवर साहब के साथ। अच्छा। और कभी शीशा उठा के नहीं रखते थे, शीशा नीचे रहता था, बच्चे आए जो भी आए सबको कुछ ना कुछ देते थे। और शाम को घर पे भी जब बैठे थे तो थोड़े बहुत पैसे जेब में रख के बैठते थे कि कोई आए ज़रूरतमंद तो ये ना हो कि भाई अंदर से लाना है या कुछ करना है, वो रेडी रखते थे। हाँ दे दे दो, वही होता था। एक खान मस्ताना नाम के एक सिंगर थे उस ज़माने के, जो फॉरगॉटन सिंगर हो गए थे। जी। रफ़ी साहब ने उनकी हालत देखी, उनको घर लाया, नहलाया, कपड़े दिए, खाना खिलाया और उनको हेल्प किया था। जी। ऐसे कई सारे किस्से सुनते हैं। यहाँ मतलब काफ़ी लोगों का उनका मदद करने का तरीका अलग ही था, किसी को मालूम नहीं पड़ता था। वो जो इनके मामू जान थे ज़हीर साहब और रफ़ी साहब दोनों
मिल के ही जो कुछ करना होता था कर देते थे। इस हाथ का दिया वो दूसरे हाथ को पता नहीं लगता था। ये तो जब रफ़ी साहब के मनी ऑर्डर्स नहीं पहुँचे या लोगों को हेल्प नहीं मिली, तब लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया। तब इनकी मम्मी को पता चला कि हाँ ये लोग हेल्प कर रहे हैं। हेल्प तब उन्होंने जितना कर सकती थी उन्होंने भी कंटिन्यू किया अपनी लाइफ टाइम तक। उसके बाद ये था कुछ उसमें, मतलब कभी ये सोचा नहीं कि किसको क्या देना है, जिसकी जो ज़रूरत हो अपनी तरफ से पूरी कर सकते थे तो करते थे। जी। उनकी डेथ डे के दिन सुना है किशोर कुमार साहब एक बच्चे जैसा रो दिए थे उस दिन, जबकि वो दोनों समय काफ़ी राइवल्स थे, यानी प्रोफेशनल राइवल्स, लेकिन पर्सनल लाइफ में दोस्त थे वो। राइवलरी तो हम नहीं कह सकते, कुछ ऐसी थी उनकी, क्योंकि वो ऐसा भी सुना है कि अगर किशोर दा का गाना आप देखिए, किशोर दा के गाने, काफ़ी गाने ऐसे हैं जिसमें किशोर दा के पर्दे पे किशोर दा हैं और प्लेबैक सिंगिंग रफ़ी साहब कर रहे हैं। हाँ, कई गाने ऐसे हैं जी। तो उसमें मतलब कभी उन्होंने एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर है या राइवल है। और हमेशा बहुत ही रफ़ी साहब जब लंदन में थे तो किशोर हॉलीडेज़ पे थे तो किशोर दा का शो वहाँ पे था, तो किशोर दा लंदन में रफ़ी साहब के घर पे भी गए। अच्छा। काफ़ी टाइम उन्होंने गुजारा, बच्चों से मिले, सब कुछ किया। तो ऐसा राइवलरी जैसा कुछ नहीं था। हाँ, मतलब ये है कि सब लोग क्या कहते हैं उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ जी, बट पर्सनल लाइफ में वो दोनों बहुत अच्छे। हाँ, पर्सनल लाइफ में तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। कोई मतलब ऐसा नहीं था बिल्कुल। क्या वजह है साहब कि जैसे वो देवानंद के लिए गा रहे जी, तो प्लेबैकिंग करते समय ऐसा लगता है देवानंद ही पर्दे पे गा रहे जी, या या जितेंद्र कहिए, जी, मुकेश अपना जी, धर्मेंद्र कहिए, जी, तो उनके लिए ऐसा लगता था कि जैसे कि खुद वो गा रहे। जी, वो उनकी एक कुदरती देन थी। और उनकी थोड़ी मेहनत इसमें ये भी थी कि वो पूछते थे कौन पर्दे पे गा रहा है या किस इमोशन के गाने हैं वो, किस तरह से हीरो जो है प्रोनाउंस करता है, उनका लहजा क्या है, अच्छा, वो सब ध्यान में रखते हाँ, उनकी पिच क्या है, उनका टोन क्या है, हीरो रोमांटिक गाना गा रहा है, गुस्से वाला गाना गा रहा है, इमोशनल गाना गा रहा है या सैड सॉन्ग गा रहा है, उसी हिसाब से वो विजुअलाइज करते थे। एक बार का किस्सा आपको बताऊँ, एक प्रोड्यूसर साहब थे जिन्होंने झुक गया आसमान बनाई थी पिक्चर, तो उस गाने की रिहर्सल हो रही थी। तो प्रोड्यूसर साहब ने टोका, रफ़ी साहब ये गाना शम्मी नहीं राजेंद्र गा रहे हैं। तो बोले अच्छा, पंजाबी बोले फिर पहले क्यों नहीं दसा। फिर 5 मिनट उन्होंने अकेले बैठ के राजेंद्र साहब का विजुलाइज किया कि वो रोमांटिक सॉन्ग है, कौन है जो सपनों में आया, कौन। तो मतलब अगर राजेंद्र कुमार साहब गा रहे हैं तो उसमें वो एक सॉफ्टनेस होगी, एक फीलिंग होगी कि रोमांस की, कि वो मिलने जा रहा है, जीप में जा रहे हैं वो, तो क्या उनकी फीलिंग होगी, उस हिसाब से गाया। और अगर शम्मी कपूर साहब गाते तो एक मस्ती भरा अंदाज होता। जैसे शम्मी कपूर साहब ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो कोशिश करते थे कि हर रिकॉर्डिंग में वो खुद मौजूद हों, कि एक्सप्लेन कर सकें कि ये हमारी एक्टिविटीज़ होंगी गाने के दौरान। तो रफ़ी साहब उसी हिसाब से वो मैनेज करते थे। एक बार वो नहीं आए थे रिकॉर्डिंग पे, कहीं बाहर थे, जब लौट के आए तो पता चला कि रिकॉर्डिंग हो गई। तो शक्ति सामंत साहब उसके प्रोड्यूसर थे, तो बोला शक्ति सामंत साहब आपने ये, हम नहीं थे, आपने रिकॉर्डिंग कर लिया। तो फिर रफ़ी साहब से बात किया तो शक्ति साहब ने बोला कि आप सुनो तो गाना पहले। फिर रफ़ी साहब के पास गए, गाना सुनने के बाद बोले कि रफ़ी साहब मैं तो यहाँ नहीं था, आपको बताया भी नहीं कि ये गाने का क्या मतलब एक्टिविटीज़ हैं। तो बड़ी मुझको मालूम था। शम्मी कपूर साहब बताते हैं कि रफ़ी साहब बोले कि मुझको मालूम था ये गाना शम्मी जी गा रहा है, तो एक पैर इधर, एक हाथ उधर, एक जोश होगा, तो वैसे ही मैंने गा दिया। तो वाह क्या गाना गा दिया, मतलब वो जहन में रख के बिल्कुल 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 जी, वही हिसाब से उन्होंने गा दिया। समय तो क्या जी आप अब आप बोलिए। नहीं वही हिसाब है कि अगर सैड सॉन्ग गा रहे हैं
जो अननोन हीरो भी है, जो पहली बार भी गा रहे हैं, तो उनके लिए मतलब जो गाने की फीलिंग्स हैं वो तो आनी चाहिए। हाँ, जी। ऐसा था। समय के अभाव में कार्यक्रम को रोकना होगा हमें, जी। लेकिन चलते चलते मैं चाहता हूँ कि अब हमारे दर्शकों को एक क्वालिटी ऑफ मोहम्मद रफ़ी जो आपको बहुत पसंद है और चाहें कि लोग भी इसको फॉलो करें, वो क्या होगा क्वालिटी? इसके लिए हम आपको एक छोटा सा किस्सा बयान करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रफ़ी साहब की क्वालिटीज़ तो एक नेक इंसान की थी। कोई भी उनमें जैसे बोलते हैं कि आदतें या लत या कोई ऐसी चीज़ें जो नेचर के अगेंस्ट हो, उनमें कुछ नहीं था ऐसा। एक दफ़ा हम लोग एक शो में बैठे हुए थे। वो शो रफ़ी साहब के लिए किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने ऑडियंस में मतलब ऑल ऑफ अ सडन एक बात कही कि आप लोग इतना तादाद में यहाँ पे आए हैं, रफ़ी साहब को इतना मानते हैं, उनको चाहते हैं, तो आप लोग रफ़ी साहब जैसा बनने की कोशिश क्या करते हैं? तो ऑडियंस में से एक साहब खड़े हुए, बोले देखिए मैं चेन स्मोकर हूँ, लेकिन रफ़ी साहब ने कभी सिगरेट नहीं पी, तो आज से मैं सिगरेट त्यागता हूँ। उन्होंने अपनी सिगरेट की पैकेट डस्टबिन में डाल दी और कहते हैं कि आज तक वो फिर कभी सिगरेट नहीं पी उसके बाद उन्होंने। तो इस तरह की मतलब ऐसे इंस्पिरेशंस हुई। जी। आप क्या कहना चाहोगे मैडम? उनको तो कोई टच नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, लेकिन बट यस ऑफ कोर्स हम भी कोशिश उनके जैसे करते कोशिश करते हैं उनके जैसे बनने के लिए। ऑलवेज वो कोशिश जारी रहेगी हम लोग सब मिल से। ये बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बस ये है कि यही प्यार बना रहे। रफ़ी साहब के गाए हुए गीत हम लोग को सुकून देते हैं। बस यही चलता है। शुक्रिया शर्मा साहब। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।